नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इनसाइट कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि आज अपने सोइल साइंस का थर्ड पार्ट करेंगे। उसमें अपने आज जैसे कि लास्ट पार्ट में अपने इस बारे में पढ़ा है, जो पृथ्वी की जो भारी मंडल है, यानी कि भारी जो है आवरण है और आंतरिक आवरण है, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज उसी को अपने कंटिन्यू करेंगे, जो कि आज सोइल साइंस का अपना क्या एक थर्ड पार्ट है। तो अपने शुरू करते हैं। मृदा की आंतरिक संरचना। लास्ट क्लास में अपने इसी के बारे में, भूपपड़ी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज अपने इसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो इसमें अपनों ने क्या देखा था कि भूपपड़ी की यानी कि तीन जो क्या होंगी परतें होंगी, जिसमें फर्स्ट कौन सी होगी, भूपपड़ी। सेकंड कौन सी होगी, मेंटल। थर्ड कौन सी थी, कोर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो जो अपनी भूमि की जो जो तीन परतें होती हैं आंतरिक में, ठीक है, तो ये बीच वाली जो आंतरिक होगी कोर, मिड वाली होगी मेंटल, जो बाहरी आवरण होगा यानी कि मृदा जो भूमि की क्या ये क्या सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, जिसे क्या बोला गया, क्रस्ट बोला गया है। यानी कि ये क्या है, भूमि की क्या है, बाहरी परत है, जिससे क्या होता है, मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। कोर के भी अपने क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो आउटर होगा, एक कौन सा होगा, इंटरनल पार्ट होगा। ठीक है, जो आउटर पार्ट होगा उसमें क्या होगा, अर्ध तरल पदार्थ होगा। क्या होगा, एक तरल पदार्थ होगा। और जो कि क्या होगा, बाहरी होगा, वो क्या होगा, एक ठोस भाग होगा। क्या होगा, ठोस भाग होगा। और मेंटल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, अर्ध ठोस चट्टानें होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट अपने पढ़ रहे हैं, क्रस्ट, जो कि अपनी क्या है, सबसे भारी परत है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी से क्या होगा, मृदा का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, और ये जो दोनों परतें होंगी, मेंटल और केयर, ये क्या है, भूमि की कितनी आंतरिक में होगी, 2000 से लेके 3000 किलोमीटर तक होगी। ठीक है, तो अपने क्या पढ़ रहे हैं अब, भूपपड़ी, जो कि क्या है, मृदा की या मृदा की सतह की क्या है, बाहरी परत है। क्या मृदा की सतह की क्या है, एक बाहरी परत है, पृथ्वी की बाहरी परत है। ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी होगी, 5 से 60 किलोमीटर तक। और ये जो किसका भाग होगा, यानी सतह से लेके नीचे 200 किलोमीटर तक जो भाग होगा, वो किस में आता है, थल मंडल में। यानी कि ये किसका भाग होगा, ये एक प्रकार से थल मंडल का क्या एक भाग है। ठीक है, भूपपड़ी का अपनों ने कल संगठन भी पढ़ा था, उसमें अपनों ने कितने तत्व पढ़े थे, 8 तत्व। ठीक है, वैसे तो 100 से ज्यादा तत्व होते हैं भूपपड़ी मतलब नीचे, पर अपने यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण है, जो भूपपड़ी के संगठन यानी कि कॉम्पोजिशन में योगदान अपना रखते हैं, 98% तक कवर करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पहले पढ़ रहे हैं जो तत्व है, ऑक्सीजन और सिलिका। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट रहेगा, 46.6%, सिलिका 27.7%। ठीक है, ये दोनों तत्व तो किसमें आ जाएंगे, अधातु में। किसमें आएंगे, अधातु में। और जो तत्व है अपने जो धातु में आते हैं, किसमें आते हैं, धातु में, उसमें पहला कौन सा है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और अदर एलिमेंट्स भी होंगे, यानी कि अन्य तत्व भी होंगे। ये कितना होगा, 8%। आयरन कितना होगा, 5%। कैल्शियम कितना होगा, 3%। सोडियम कितना होगा इसमें, 2.89%। पोटेशियम 2.59%। ये 2.09%। और अदर में 1 ये कितना होगा, 1 पॉइंट कुछ के समथिंग होगा। तो ये जो पार्ट होगा ये कितना होगा, 24% के। और ये अपने मान सकते हैं 74.3% या 75% अराउंड मान सकते हैं। तो अपने कह सकते हैं भूपपड़ी के संगठन में कितने जो तत्व है, टोटल 8 तत्व है, जो अपना 98% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अपने केवल 8 ही तत्व पढ़ेंगे, वैसे तो 100 से भी क्या है, ज्यादा तत्व है। ठीक है, तो
तो इसमें सबसे पहले अपने कोई पूछे कि भूपपड़ी के संगठन में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और यदि अपने से पूछे कि सबसे ज्यादा धातु तत्व कौन सा पाया जाता है तो एल्यूमिनियम है। यदि वो अधातु धातु करके डिफरेंशिएशन करके पूछता है तो अधातु सबसे ज्यादा होगा, यदि वो धातु का पूछे तो कौन सा होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। ये भूपपड़ी के संगठन के बारे में। और आगे जो अपने पढ़ते हैं, भूपपड़ी के कितनी परत होती है, 2 परतें होंगी। कितनी परत होंगी, 2 परतें होंगी। एक तो होंगी ऊपरी परत, एक होगी निचली परत, ठीक है। ऊपरी परत जिसमें कौन से तत्व पाए जाएंगे, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम जिसे क्या बोलते हैं, Cl, ठीक है। दूसरी निचली परत है जिसमें क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम जिसे बोलते हैं सीमे, ठीक है। ये इनको क्या दिया गया, नाम ही दिया है। इनके जो जो इनमें खनिज एलिमेंट यानी कि तत्व पाए जा रहे हैं उसी के हिसाब से देखो इनका नाम है Cl यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। इधर कौन सा होगा, सिलिका और मैग्नीशियम, उसी के हिसाब से क्या इनका नामकरण है, ठीक है। अब ऊपरी परत है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें। कौन सी पाई जाएंगी, अवसादी चट्टानें, ठीक है। लगभग 74% के पाई जाती है। और इसी से क्या होगा, मृदा का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। अपनों ने क्या पढ़ा, मृदा भूपपड़ी की 2 परतें पढ़ी, ऊपरी परत और निचली परत। जो ऊपरी परत होगी उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों कितनी परसेंट है, 74%। और मृदा का जो निर्माण किसी से होता है, इसी से ही होगा, ठीक है। यदि पूरी भूपपड़ी में अपने से पूछे कि सामान्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती है तो अपने कौन सी बताएंगे, आग्नेय चट्टानें। कौन सी, आग्नेय चट्टानें, जो कितनी होंगी, 95% होंगी, ठीक है। ये अपने भूपपड़ी के बारे में था जो अपनों ने पढ़ा है। ये क्या है, बाहरी परत है यानी कि आउटर लेयर है। जो आंतरिक संरचना में सबसे पहली लेयर यही है, इसी से क्या होता है, मृदा का क्या होगा, निर्माण होगा। नेक्स्ट अब अपने पढ़ेंगे, अपनों ने फर्स्ट क्लास में अपनों ने देखा था कि मृदा का आयतनात्मक संगठन यानी कि मृदा के जो अपनों ने एक एवरेज देखा था कि मृदा के जो अवयव है या उसके संगठन है, कॉम्पोजिशन है, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। तो अपनों ने देखा था कि जो 45% यहाँ पे क्या था, खनिज पदार्थ था। 5% इसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। 25% इसमें जल है। 25% इसमें क्या हो गई, वायु होगा, ठीक है। ये क्या है, मृदा, जल, ये क्या है, मृदा, वायु, ठीक है। ये क्या हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होगा अपने को पता है ये किसमें आएगा, ठोस भाग में, मृदा के ठोस भाग में। जो अशेष भाग बच जाएगा उसे किसमें अपने करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रंध्रावकाश। क्या बोलते हैं इसमें, रंध्रावकाश। जो अपने को पता है सॉइल के कणों के मध्य में जो खाली स्थान होगा उनको क्या बोला गया, रंध्र बोला गया। और इसको जो शेष जो स्थान है इसका बोला गया, रंध्रावकाश बोला गया। अब अपने को पता है कि मृदा जल और मृदा वायु, ये साइन का मतलब है कि ये दोनों चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ड्राई सॉइल होगी उसमें एयर ही होगी और वाटर क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। कोई सॉइल है जिसमें क्या वाटर क्या एक्सेस में है तो उसमें क्या होगी, एयर क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो ये दोनों के एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। ये अपने को पता है कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ 5% है। इसमें भी देखो आगे 10% तो इसमें रूट पार्ट होगा, जो सोइल में रूट पार्ट होता है प्लांट का वो होगा, ठीक है। 10% इसमें क्या होंगे, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो सोइल में होंगे। 80% इसमें क्या होगा, ह्यूमस होगा, जो कि क्या एक कार्बनिक पदार्थ है, जो कि मृदा में काले और भूरे रंग का एक पदार्थ है जो कि अपघटित जल्दी से नहीं होता। ह्यूमस होने से मृदा की क्या होती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, उसकी पोरेसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ का यहाँ पे मैंने 5% में कॉम्पोजिशन इसका बताया है, ठीक है, ठीक है। और खनिज पदार्थ में अपने कह सकते हैं कि जैसे चट्टानों से जब चट्टानों में क्या होंगे, खनिज पदार्थों में बहुत सारे एलिमेंट है। इसी के साथ इसमें क्या होंगे, मृदा के कण भी होंगे, जैसे सिल्ट, क्ले, बालू, ठीक है। ये क्या है, मृदा के कण। मृदा के कण भी क्या है, एक खनिज पदार्थ ही है, ठीक है।
तो इसके साथ इसके अलावा जिप्सम, चूना, ठीक है, ये अलग अलग सारे मटेरियल होंगे जो किसमें आएंगे, खनिज पदार्थ में ही आएंगे। जैसे कोई सोइल है, ये एक एवरेज बता रखा है कि मृदा में एवरेज सभी अमाउंट इतना होता है। यदि कोई सोइल है, जैसे क्ले सोइल है, अपने को पता है क्ले क्या सबसे बारीक कण है, उसके बाद सिल्ट आता है, सबसे बड़ा कण कौन सा होता है, बालू आता है, ठीक है। अपने को पता है क्ले में जो रंध्रावकाश क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो उसका रंध्रावकाश 58 है, तो उसके अंदर क्या होगा, ठोस भाग क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी तरह यदि अपने बालू जो सबसे बड़ा कण है, इसमें क्या होता है, इसका रंध्रावकाश कितना होता है, 40% है, ठीक है, इसका ठोस परसेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ कुछ सोइल में ये क्या है, आगे जैसे अपने रंध्रावकाश पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब चीजें काम आएगी, ठीक है। ये एक एवरेज दे रखा है, सोइल के कणों के आधार पर कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। अपनों ने खनिज पदार्थ पढ़ लिया, अब अपने पढ़ेंगे जैविक पदार्थ यानी कि कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जीव जंतु व पेड़ पौधों का अपशिष्ट पदार्थ, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होते हैं, भोजन का कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनको क्या किया जाता है, विच्छेदित किया जाता है, अपघटन किया जाता है। तो ये क्या है, एक सारे क्या है, जैविक पदार्थ है सोइल में, तो इसे क्या कहते हैं, जैविक पदार्थ में क्या कहेंगे इसे, जैविक पदार्थ में इसे जैविक पदार्थ है, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसके भी क्या दे रखे हैं, दो सोर्स दे रखे हैं, जो स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा है। एक तो कौन सा होगा, प्राथमिक स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, ठीक है। प्राथमिक में कौन कौन से आएंगे, यानी कि प्लांट्स आ जाएंगे, यानी कि पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कौन से आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, ठीक है। तो जैविक पदार्थ के दो स्रोत, एक तो प्राथमिक और द्वितीयक, जिसमें एक में क्या होंगे, पेड़ पौधे, दूसरे में क्या होंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है, एक भोजन है। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही क्या किया जाता है, अपघटित व विच्छेदन की प्रक्रिया किया जाता है। मतलब जो ये जीव जंतु है, इनके पेड़ पौधों का जो भी रेजिड्यूल मटेरियल होगा, उनको कौन डिकम्पोजिशन करेगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही डिकम्पोजिशन करेगा। विच्छेदन क्या होता है, यानी विच्छेदित या डिकम्पोजिशन क्या होगा, यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कंपाउंड होंगे, जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे, क्या होंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे, उनको किस में बदलना, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना। वो किसका कार्य होगा, किसके द्वारा होगा,
सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा होएगा? सूक्ष्म जीवों द्वारा। ठीक है, ये मैंने एक वैसे एक डेफिनेशन की, विच्छेदित डिकम्पोजिशन क्या है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो मृदा में जो रेजिड्यूल मटेरियल होगा, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होगा, उसको किस में बदलेंगे? सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलेंगे। वो कौन करेंगे? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है? भोजन ही हुआ। ठीक है, तो ये हो गया कार्बनिक पदार्थ की परिभाषा और उसके बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कार्बनिक पदार्थ में एवरेज कार्बन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? 5% होती है। कितनी होती है? 5%। ठीक है, अभी इसी एक फैक्टर है बेमेल फैक्टर, या जिसे क्या बोलते हैं? बेमेल गुणांक। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है कि कार्बनिक पदार्थ उसका परसेंटेज अपने को क्या निकालना है, तो अपने पास कार्बन परसेंटेज होना चाहिए कोई भी सॉइल का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 58। ठीक है, ये उन्होंने बताया। ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? 1.724। ठीक है, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अपने कोई सोइल है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपने कोई सोइल है, उदाहरण के रूप में हमने बताते हैं, कोई सोइल है जिसमें क्या है? 2% क्या है? कार्बन है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में 2% मतलब 2% के उसमें कार्बन है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? कार्बनिक पदार्थ ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कार्बन कितना परसेंट पर? 2%, मल्टीप्लाई 1.725। ठीक है, इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो ये किसकी मात्रा आ जाएगी? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आ जाएगी। किसकी मात्रा आ जाएगी? कार्बनिक पदार्थ की क्या आ जाएगी? मात्रा आ जाएगी। ठीक है, ये जो चीज है ना, इसको क्या बोला है? बेमेल फैक्टर बोला है। इसे क्या बोला है? बेमेल फैक्टर, बेमेल गुणांक। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं सॉइल में? तो ये उसका क्या एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट अपने देखेंगे कि अलग अलग सॉइल में अलग अलग कार्बनिक पदार्थ की मात्राओं के आधार पर मृदाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आपसे पूछी जाए कि कौन सी मृदा है जिससे सबसे कम कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो वह कौन सी मृदा होगी? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा है जिसमें लेस देन 0.1% भी जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। जैसे सबसे कम जिसमें कार्बनिक पदार्थ है, सबसे कम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कौन सी सॉइल में? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की जो सॉइल है उसमें। ठीक है, तो कितना उसमें? लेस देन 0.1%। ठीक है, अभी इसके आगे अपने पढ़ते कार्बनिक मृदा। कार्बनिक मृदा कौन सी होंगी? वह मृदा जिसमें क्या है? 20% से भी क्या होगी? अधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी। 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी, उसे क्या बोलेंगे? की मात्रा उपस्थित होगी, उसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक मृदा। इसी के साथ दूसरी अपने कह सकते हैं, एक होती है खनिज मृदा, यानी कि मिनरल सॉइल। इसमें क्या है? जिसमें 20% से कम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी, उसे क्या बोलेंगे? से कम होगी उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, उसे कौन सी मृदा बोलेंगे? अपने मिनरल सॉइल। क्या बोलेंगे? मिनरल सॉइल। नेक्स्ट एक अपने और देखते हैं पीट सॉइल। पीट मृदा। ठीक है, इसमें क्या है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 90% से भी अधिक होगी। ठीक है, ये मृदा होगी जो कौन सी होगी? स्ट्रॉन्गली एसिटिक होगी। इसमें अति, वो भी कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अति चीज भी खराब होती है, तो वही है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी, 90% होगी, बहुत ज्यादा एसिटिक होगी। इसका पीएच क्या होगा? लेस देन क्या होगा?
4.5 होगा। इसमें क्या नहीं अपने कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मृदा में यदि अपने कल्टीवेशन लेना है तो इसमें पहले क्या करना है, इसको सुधार करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अपनों ने अलग अलग कार्बनिक पदार्थ की मृदा पढ़ी। सबसे कम किसमें होगा, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान मृदा में, और वह मृदा जिसमें 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगा वो कार्बनिक मृदा कहलाएगी। नेक्स्ट है खनिज मृदा, जिसमें 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी वो खनिज मृदा होगी। पीट सोइल, जिसमें क्या है 90% से भी क्या है अधिक क्या है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। ये चीज होगी। नेक्स्ट अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी अपनों ने देखा एक ह्यूमस जो कि एक सब्सटेंस है, जो कि एक पदार्थ है मृदा में, कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कि जीवों जो कि मृदा में क्या होता है फिक्स हो जाता है और सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी क्या नहीं होता, अपघटित नहीं होता जल्दी से। और ये कौन से रंग का है, काले और भूरे रंग का है। कौन से रंग का है, काले व भूरे रंग का है, ठीक है। काले भूरे रंग का एक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या है, जटिल एक क्या जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। जटिल कार्बनिक है पदार्थ है, ठीक है। इसमें जो कार्बन और अपने देखेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन का देखेंगे परसेंटेज। इसमें कार्बन कितना होता है 50% होता है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होगा इसमें 5% होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें CN रेशियो कितना आ जाएगा 10 और 1। तो अपने पूछे इसमें CN रेशियो कितना आएगा 10 और 1 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 से करके 10 और 1 आ जाएगा। इसका रेशियो भी कितना आ जाएगा 10 और 1 आ जाएगा। तो ये क्या है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है, काले भूरे रंग का होगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या नहीं किया जाता है, जल्दी से अपघटित नहीं किया जाता है। मृदा में क्या होता है फिक्स हो जाता है। ये क्या आते हैं मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाता है, पोरोसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ह्यूमस के बारे में भी अपनों ने एक थोड़ा सा विवरण लिया है। अब आपने पढ़ते हैं मृदा वायु के बारे में। किसके बारे में, मृदा वायु यानी कि सोइल एयर, ठीक है। अब अपने को पता है अपनी सोइल एयर की है, एक तो सोइल में जो एयर है, एक है वातावरण में एयर। तो अपने इन दोनों की करके तुलना करके पढ़ेंगे। अपने को पता है कि वातावरण में जो वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी क्या मात्रा 70.8%, ऑक्सीजन 20.96, CO2 कितना होगा 0.033%। ये क्या एक वातावरण में जो भी गैसों का कॉम्पोजिशन है वो है। अब अपने सोइल एयर में देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन उससे क्या होगा ज्यादा ही होगा, ठीक है 70.99। उसके बाद अपने ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इसमें कम होगा, ठीक है 20.6%। उसके बाद अपने देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.25%। ये क्या है जो इसमें मृदा वायु में CO2 की मात्रा वातावरण की तुलना में 10 गुना क्या होती है, 10 गुना क्या होगी अधिक होती है, ठीक है। तो ये क्यों ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बारे में वो अपने मृदा वायु के सभी गैसों का एक थोड़ा थोड़ा अपने विवरण लेंगे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है, जिसका अपने कंपैरिजन किससे करेंगे वातावरण से, ठीक है। तो वातावरण में अपने को पता है कि नाइट्रोजन गैस क्या अनस्टेबल है, यानी कि मूव करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो अपने क्या है जो सोइल है, ये सोइल की क्या एक परत है यानी कि सरफेस एरिया है। यहाँ पे क्या प्लांट की क्या है रूट है, यहाँ क्या है सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इन जड़ों के द्वारा क्या, इन जड़ों में क्या होता है, कुछ इन मृदा में क्या होता है सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। एक तो राइजोबियम आपने नाम सुना ही होगा, जो दलहनी फसलें होती है यानी पल्सेस या लेग्यूमिनस क्रॉप है, उनकी क्या होती है जड़ों से क्या बनाते हैं सहजीव बंधन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जो कि नाइट्रोजन का क्या करता है फिक्सेशन करता है उन क्रॉप के साथ। एक इनके अलावा कौन से होंगे मुक्त जीव यानी कि स्वतंत्र जो होंगे,
ठीक है। स्वतंत्र जो सूक्ष्म जीव होंगे जो वातावरण में जो उपस्थित नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि वातावरण में नाइट्रोजन गैस में है और ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो सोइल पार्टिकल है ना, ये भी गैसों को क्या करते हैं आने के लिए, यानी कि वातावरण से जो मृदा में सोइल जो गैसें आती है उनको लिए भी क्या एक अवरोध पैदा करते हैं, यानी कि बैरियर करते हैं। तो ये क्या करती है, जो भी कुछ गैसें वातावरण से आती हैं उन गैसों को यानी कि नाइट्रोजन को क्या कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे, कंबाइंड कर लेंगे, यानी कि अपने आप में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस को किस में बदल देंगे, ठोस में बदल देंगे, यानी कि NH3 में बदल देंगे, ठीक है, और अंदर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, मृदा में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब अपने आगे बात करते हैं ऑक्सीजन। अब अपने को पता है वातावरण में ऑक्सीजन जैसे ही आएगी, जो रूट पार्ट होगा, ठीक है, जो प्लांट्स की रूट्स होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनको क्या श्वसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए, ये तो वेट ही करे कैसे ऑक्सीजन एयर होती है उसको एब्जॉर्ब करे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो श्वसन बहुत ज्यादा होती है, इनकी श्वसन की दर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन जैसे ही आती है कुछ अंदर इनको अवरोध भी पैदा करते हैं, जैसे ठीक है, जैसे अपने को पता है जैसे सोइल की लेयर है, यदि नीचे नीचे जाते जाए यानी कि डेप्थ बढ़ती जाए, एक ही मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, डेप्थ बढ़ेगी तो क्या होगी, रंध्रावकाश क्या होगा, सोइल का क्या होगा, कम होगा, कठोर हो जाती है ना लेयर नीचे जाके, यानी कि मृदा की आंतरिक जो सतह है, जो कि लेयर क्या होती है, हार्ड होगी, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगी, डेप्थ बढ़ेगी, लेयर भी हार्ड होगी, जो उनकी रंध्रावकाश है वो भी क्या होगा, कम होता है। तो क्या आती है, जो सोइल की रंध्रावकाशन है, सोइल जो गैसों को क्या करते हैं, कुछ तो अब्सॉर्ब कर लेंगे और कुछ नहीं भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे कि ऑक्सीजन जैसे ही आएंगी तो उसको रूट्स यूज कर लेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम ही होती है कंपेयर टू एटमोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो मैंने बताई है ना चीज, इधर मैं दोबारा से बताती हूँ कि जो पृथ्वी की सतह है, ठीक है, वहां पे क्या है, जैसे अपने धरती में मतलब भूमि के अंदर डेप्थ बढ़ेगी यानी कि गहराई बढ़ेगी, तो उसमें क्या होगी, नीचे की जो लेयर होगी वो क्या होगी, कठोर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होंगे, रंध्रावकाश भी कम होगा, रंध्रावकाश कम होगी तो यहाँ पे जो गैसें होंगी उनका क्या होगा, विसरण दर यानी कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विसरण दर क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे एक खुले में कोई गैस सिलेंडर पड़ा है, एक कमरे में पड़ा है, बंद कमरे में, जो भारी पड़ा है वो क्या होगा, उसका जो विसरण दर क्या होगी, गैसें क्या होगी, विसरण दर उनकी ज्यादा होगी, और जो बंद कमरे में पड़ा है उसकी विसरण दर कम होगी। उसी तरह जो नीचे गैसें होंगी उनकी विसरण दर क्या होती है, कम होती है। तो ऑक्सीजन जैसे ही आएगी उसके क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी प्लांट्स रूट्स उनके द्वारा से क्या किया जाएगा, उसको यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन का पार्ट हो गया। तो ये भी तो ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट अपनी कौन सी गैस रहेगी, CO2। CO2 में अपने को पता है कि जब ये प्लांट्स पार्ट है और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जब श्वसन की गति करेंगे तो इसके बदले में क्या छोड़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन जब ये ग्रहण कर रहे हैं तो CO2 छोड़ेंगे। CO2 की मात्रा कुछ ही वातावरण से भी लेंगे, ठीक है, वातावरण से तो आएगी CO2 की मात्रा, और कुछ ही क्या होंगे, जो रूट्स होंगी प्लांट्स की, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव है, ये दोनों क्या करेंगे, CO2 छोड़ेंगे, ठीक है। तो मृदा में क्या होंगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, कुछ वातावरण से आएगी, कुछ इनके द्वारा छोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से जो सोइल एयर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 10 गुना अधिक होगी इसकी तुलना में, वातावरण की तुलना में। तो ये बेसिकली आया सोइल एयर के बारे में, उन्होंने मोटे मोटे तौर से एक आइडिया लिया है, ठीक है। तो ये सेशन में अपनों ने किस किस चीजों के बारे में पढ़ा, एक और क्रस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन देखा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कौन सी पर से भूपड़ी का मृदा का निर्माण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपने जो वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन ऑफ सोइल है वो देखा है, कार्बनिक पदार्थ कौन सी मृदा में कितना पाया जा रहा है वो देखा है। उसके बाद में अपनों ने ये एक सोइल एयर के बारे में बात की कि सोइल एयर में कौन कौन सी गैसें हैं, किसके साथ तुलना करके पढ़ी अपनों ने, वातावरण की तुलना में। तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे सोइल प्रोफाइल, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सोइल साइंस का। इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मुख्य संस्तर कौन से है, सोलम क्या है, रिगोलिथ क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।